नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का तीसरा पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं मेरे मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में। एक्चुअली में मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। ये 7 चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपको डिस्क्रिप्टिव सवाल देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि वो सब वीडियो आप देख करके आए हैं और अगर आपने देख लिया है तो आप रिवीजन करके आए हैं। ठीक है, आज हम लोग का एजेंडा है थ्योरीज को देखना। तो प्लान्ड चेंज को लेकर के जितना भी थ्योरीज है उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग आज 4 थ्योरीज को पढ़ेंगे। पहला कर्ट लेविन का चेंज मॉडल, दूसरा एक्शन रिसर्च मॉडल, तीसरा प्लान्ड चेंज मॉडल और चौथा कॉटर का 8 स्टेप मॉडल। तो यहाँ पर जितने भी थ्योरीज हैं रिलेटेड टू चेंज उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ से भी आपको एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये भी टॉपिक जरूरी है। आज का जो हम लोग का सेशन है ये भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो में एक लाइक कर दीजिए। एक लाइक मुझे दे दे ठाकुर, एक लाइक मुझे दे दे, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत जरूरी है मेरे लिए, मेरे वीडियो के लिए। मेरे वीडियो का क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपका एक लाइक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप एक लाइक प्लीज दे दीजिए, अभी ही दे दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगा तो लाइक को हटा लीजिएगा, लेकिन अभी आप एक लाइक दे दीजिए। लाइक करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख रखा है इस चैप्टर के अंदर। तो हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी लाया है ना ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को लेकर के, तो हम लोगों ने उसमें क्या क्या देखा। पहला वीडियो में हम लोगों ने देखा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है, डेफिनेशन देखा, कितने तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है वो देखा। फिर उसमें हम लोगों ने देखा कि एक प्रोएक्टिव और रिएक्टिव चेंज होता है और एक होता है प्लान्ड चेंज। प्लान्ड चेंज बहुत जरूरी होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोगों ने देखा, साथ में इसका प्रोसेस भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या फीचर है। फिर हम लोग देखें कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है। एक्सटर्नल कारण क्या है, इंटरनल कारण क्या है, वो भी हम लोगों ने देखा। फिर इस चेंज को लाने के लिए चेंज एजेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो चेंज एजेंट कौन होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने समझा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अगला वीडियो में देखें रेजिस्टेंस टू चेंज और किस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस टू चेंज को ओवरकम कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसका स्टेज है और कितने तरीके का टेक्निक है। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग का एजेंडा है थ्योरीज को देखना। तो आज हम लोग कर्ट लेविन का चेंज मैनेजमेंट मॉडल देखेंगे, एक्शन रिसर्च मॉडल देखेंगे, पॉजिटिव मॉडल देखेंगे, उसके बाद ये तीनों मॉडल का कंपैरिजन को देखेंगे और साथ में कॉटर का 8 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज को भी देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं कर्ट लेविन का चेंज मॉडल से। ठीक है, तो कर्ट लेविन से स्टार्ट करते हैं। कर्ट लेविन ने क्या कहा था, कर्ट लेविन ने क्या कहा था फॉर चेंज। ठीक है, देखते हैं। तो इन्होंने 3 स्टेज दिया है, 3 स्टेज से गुजर के आप चेंज को मैनेज कर सकते हैं। जो भी चेंज आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला है या फिर आप करने वाले हो, तो उसको मैनेज करने के लिए 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज है अनफ्रीज, तो ये है स्टेज 1 अनफ्रीज। फिर ये स्टेज जब पूरा हो जाए तो फिर चेंज लेकर के आइए, ये है स्टेज 2। ठीक है, और जब चेंज हो जाए तो उसको रिफ्रीज कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास ये वाला एक आइस क्यूब है, ठीक है, और आपको आइस कोन बनाना है, इसको चेंज करके आइस कोन बनाना है। तो कैसे चेंज करेंगे, पहले इसको आप अनफ्रीज करिएगा, जो फ्रीज था उसको अनफ्रीज करिएगा और पानी बना दीजिएगा। फिर इसको आपको एक इक्विपमेंट में डाल करके कोन बना दीजिएगा और फिर इसको फ्रीज में डाल दीजिएगा, मतलब रिफ्रीज कर दीजिएगा। पहले आप अनफ्रीज किए फिर रिफ्रीज किए, तो जब रिफ्रीज करेंगे तो वो चेंज बन जाएगा। तो यहीं पर ये कॉन्सेप्ट लगाया कि पहले ऑर्गेनाइजेशन में अनफ्रीज लेकर के आओ, फिर उसमें चेंज करो और फिर रिफ्रीज कर दो। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिस्टम बन गया है उस सिस्टम को थोड़ा सा अनफ्रीज कर दो, तोड़ दो। जब वो टूट जाएगा तो फिर सारा स्ट्रक्चर को चेंज कर दो। जब स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो वापस सब कुछ को जोड़ दो। समझे, तो पहले तोड़ दो, पहले तोड़ दो, फिर चेंज कर दो, फिर जोड़ दो। ठीक है, तो यही था बेसिक आइडिया कर्ट लेविन का। तो बेसिक आइडिया को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा तो आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा। ये जो कर्ट लेविन का चेंज मैनेजमेंट मॉडल है ये आपका एग्जाम में एक बार आ चुका है, समझे, 10 या 15 नंबर का डिस्क्रिप्टिव सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसीलिए इस तरह का सवाल को भी आपको देख लेना चाहिए अच्छी तरीके से। तो इसमें क्या बोला, अनफ्रीज में क्या करना पड़ेगा,
अनफ्रीज है पहला स्टेज। अब जब भी आप चेंज करिएगा और शुरुआत में आप लोगों को बताए हैं कि हम लोग को चेंज करना है, तो क्या होगा, लोग स्ट्रेस में आ जाएगा। तो दिस स्टेज इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड स्ट्रेसफुल, होगा ही। अचानक से आप किसी को बोलेंगे कि अब हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने वाले हैं, सब में स्ट्रेस आ जाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगा। लोग रेजिस्ट करेंगे चेंज को, है ना, चेंज को लेकर के वो लोग सब डरेंगे। पीपल विल शो रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको करना है लोगों को कन्विंस। लोग क्या करेंगे, लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में देख करके स्ट्रेस में आ जाएंगे, लोगों को टेंशन हो जाएगा, तो वो चेंज को रेजिस्ट करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में जो भी डाउट है, जो भी कंसर्न है लोगों को, उसको मैनेज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, स्ट्रांग मैनेजमेंट सपोर्ट देना है। उसके बाद बताना है कि चेंज बहुत जरूरी है, उन लोगों को रियलाइज करवाना है कि नीड फॉर चेंज जरूरी है। फिर लास्ट में उन लोगों को रेडी करना है, विलिंगनेस बनाना है चेंज के लिए। तो हम लोग अनफ्रीज में क्या किए, अनफ्रीज पहला स्टेज था। तो पहला स्टेज में क्या हुआ, पहला स्टेज में सब कुछ स्ट्रेसफुल था, सिचुएशन बहुत खराब था। तो यहां पर हम लोग क्या किए, पहले हम लोग जितना भी डाउट था और जितना भी कंसर्न था, इसको हम लोग सुने, समझे। फिर हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन किए। ये सब क्या हो रहा है, ये सब अनफ्रीज सिचुएशन का बात हो रहा है, इसी स्टेज का बात हो रहा है। हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन किए, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके क्या किए, लोगों को बताएं, उसको रियलाइज करवाएं कि नीड जरूरी है, मतलब चेंज जरूरी है, रियलाइज कराएं नीड फॉर चेंज, ठीक है। और तब जाकर के वो लोग क्या हुआ, रेडी हुआ और विलिंग हुआ चेंज को लेकर के। तो यहां पर हम लोग देखा जाए तो क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग रेडी कर रहे हैं सिचुएशन को ताकि चेंज हो पाए, ठीक है। हम लोग जो आइस क्यूब था उसको रेडी कर रहे हैं ताकि उसमें चेंज कर पाए। आइस क्यूब को पहले हम लोग पिघला दिए, अनफ्रीज कर दिए, ताकि इसको रेडी हो पाए। तब यह जब रेडी हो गया तब हम लोग चेंज करेंगे, है ना। चेंज करके फिर हम लोग इसको मोल्ड करेंगे इस आइस कोन में, आइस कोन में, और तब जाके ये आइस कोन बन जाएगा, तो इसको रिफ्रीज कर देंगे, है ना। तो शुरुआत हम लोग अनफ्रीज किए, अनफ्रीज मतलब रेडी किए, अपने इंप्लॉइज को, अपने मेंबर को रेडी किए। वो लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में था, वो लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में था, वो लोग का जो भी डाउट था, कंसर्न था, उसको हम लोग ठीक किए, उसको मैनेज किए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किए, फिर रियलाइज करवाएं कि चेंज का जरूरत है, और फिर उन लोग को उस हिसाब से रेडी करवाएं, विलिंग करवाएं। तो ये था पहला स्टेज अनफ्रीजिंग का, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग चेंज करेंगे। जब लोग रेडी हो गया, विलिंगनेस आ गया लोगों में कि चलो चेंज कर लेते हैं, तब क्या करा जाएगा, तब हम लोग एक्चुअल में चेंज करेंगे। एक्चुअल में जब चेंज करेंगे तो वो ईजी नहीं रहेगा, थोड़ा सा गलती होगा फिर उसको सुधारेंगे, गलती होगा फिर सुधारेंगे, समझे। तो यहाँ पर हम लोग नया नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और नया नया पॉइंट ऑफ व्यू सीखेंगे, नया तरीके से हम लोग कोई काम करने को सीखेंगे। और इसको एक्सेप्ट करेगा कौन, एक्सेप्ट करेगा जो इंप्लॉइज होगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवॉर्ड देना पड़ेगा। जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो उसको सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, समझे। तो यहाँ पर केयरफुल प्लानिंग का जरूरत होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जरूरत होता है, इंकरेजमेंट का जरूरत होता है। यही एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस है, और ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है। तुरंत तो कोई चेंज आएगा नहीं, चेंज धीरे 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 करके आएगा। तो ये चेंज जब हो रहा है, ये तो ट्रांजिशनल स्टेज है ना। आप पुराना तरीका से नया तरीका में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये इजी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा डरावना है, फियरफुल है, ठीक है। तो जब चेंज वाला स्टेज आया तो हम लोग क्या किए, चेंज वाला स्टेज में हम लोग क्या किए, नया नया कॉन्सेप्ट को सीखे और एक्सेप्ट किए नया पॉइंट ऑफ व्यू को। तो नया कॉन्सेप्ट, नया पॉइंट ऑफ व्यू को सीखे, ये एक्सेप्टेंस किए हम लोग। ये एक्सेप्टेंस इजी तो नहीं था, जो लोग नई नया नया तरीका को एक्सेप्ट किए हैं, एम्प्लॉय लोग एक्सेप्ट किया, ये तो इजी नहीं था। इजी नहीं था, इसके लिए क्या किया गया, इंकरेजमेंट किया गया, इंकरेज किया गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया गया, सपोर्ट सिस्टम अच्छा बनाया गया। ये सब कौन सा स्टेज है, चेंज वाला स्टेज है, ठीक है। इंकरेजमेंट किए, सपोर्ट किए, रिवॉर्ड दिए, समझे, केयरफुल प्लानिंग किए, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हुआ, और ये जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हुआ ये तो ठीक था। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा, इसमें कुछ गलती भी होगा। तो ये जो ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन का टाइम है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये ट्रांजिशनल स्टेज है ना। तो ये सब हुआ चेंज का स्टेज में। अनफ्रीज का स्टेज में क्या क्या हुआ हम लोगों ने देखा, चेंज का स्टेज में क्या क्या हुआ यह हम लोगों ने देखा। अब होगा रिफ्रीज। जब हम लोग चेंज को ले आए हैं तो अब चेंज जो है वो सालों साल तक टिका रहे, इसके लिए हम लोग रिफ्रीज कर देंगे।
मतलब जो आइस का क्यूब था उसको हम लोग पहले पिघलाए अनफ्रीज में, फिर इसको चेंज किए, ठीक है, किसमें चेंज किए, उसको मोल्ड किए कोन में, कोन का शेप में मोल्ड कर दिए। लेकिन ये मोल्ड तो किए हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए रहेगा नहीं रहेगा, इसको हमेशा के लिए रखने के लिए इसको रिफ्रीज करना पड़ेगा। तो अगला स्टेज में हम लोग रिफ्रीज करेंगे, अगला स्टेज में हम लोग रिफ्रीज करेंगे। मतलब यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस हो गया है, ट्रांजिशन जो हो गया है, उसको हम लोग स्टेबल चेंज स्टेज में लेकर के आएंगे। जो भी लोग चेंज को मान लिया है, ठीक है, उसको हमको मनवा के रखना है। ऐसा नहीं कि आज चेंज मान लिया है कल को बोलेगा यार पहले वाला ही ठीक था, तो ऐसा ना हो जाए, इसीलिए हम लोग उसको रिफ्रीज करेंगे, चेंज को स्टेबल करेंगे, ठीक। यहाँ हम लोग तरीका ढूंढेंगे जिससे कि ये जो चेंज है ये सस्टेन हो पाए लॉन्ग टर्म के लिए। जब ये चेंज सस्टेन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कल्चर बन जाएगा। तो अब जो चेंज आया है तो चेंज को कोई अच्छा से एक्सेप्ट कर पाएगा, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो जो एक्सेप्ट कर रहा है ना उसको रिवॉर्ड देते रहना पड़ेगा, क्योंकि उसको अगर रिवॉर्ड देते रहेंगे तो बाकी आदमी भी चेंज को एक्सेप्ट करने लगेगा, चेंज को सेलिब्रेट करने लगेगा रिवॉर्ड के लालच में। और इससे क्या होगा, जो हम लोग का चेंज होने वाला था वो चेंज बढ़िया से हो पाएगा और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे सक्सेस को, ठीक है। तो रिफ्रीज वाला स्टेज में क्या क्या हुआ, ये ट्रांजिशन स्टेज था। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस था उसको हम लोग स्टेबल स्टेज में लेकर आए, ट्रांजिशन को स्टेबल किए। जब ट्रांजिशन स्टेबल हो गया तो हम लोग नॉर्मल कल्चर में आ गए। अब जब हम लोग नॉर्मल कल्चर में आ गए तो जो भी चेंज कर रहा था उसके लिए हम लोग रिवॉर्ड लाए, ताकि और चेंजेस को स्टेबल कर सके, और लास्ट में हम लोग सक्सेस को सेलिब्रेट किए। तो ये था रिफ्रीज स्टेज का बात, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने समझा अनफ्रीज में हम लोगों ने क्या किया, चेंज में क्या किया, रिफ्रीज में क्या किया। तो 3 स्टेज में हम लोगों ने क्या किया। पहला स्टेज था अनफ्रीज, अनफ्रीज में हम लोग क्या किए, लोगों को तैयार किए, चेंज को देख करके लोगों के अंदर डाउट था, कंसर्न था, उसको हम लोग ठीक किए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ। उन लोगों को ये रियलाइज करवाएं कि चेंज बहुत जरूरी है, उन लोगों को रेडी किए, उन लोगों का विलिंगनेस को बढ़ाएं, और तब जाकर के हम लोग बोले कि अब हम लोग चेंज लाएंगे। तो अनफ्रीज में हम लोग को क्या किए, रेडी किए। चेंज में हम लोग एक्चुअल चेंज लाए, एक्चुअल चेंज लाना बहुत जरूरी था। यहाँ पर हम लोग नया तरीके से काम करने को सीखे, तो इस चीज को हम लोग एक्सेप्टेंस करवाएं। दूसरा, नया नया कॉन्सेप्ट सीखे, नया नया पॉइंट ऑफ व्यू सीखे, ठीक है। तीसरा, फिर हम लोग केयरफुल प्लानिंग किए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किए, इंकरेज किए कि सीखो भाई सीखो, साथ में हम लोग रिवॉर्ड भी दिए। ये एक ट्रांजिशनल स्टेज था। फिर हम लोग क्या हुआ, रिफ्रीज करे। रिफ्रीज में क्या हुआ, जो ट्रांजिशन हो गया था उसको स्टेबलाइज किए, जो अच्छा काम कर रहा था उसको रिवॉर्ड दिए। यहाँ पर नॉर्मल कल्चर हो गया और हम लोग चेंज को सेलिब्रेट किए। ये 3 स्टेज में कर्ट लेविन बोला कि चेंज को हम लोग को मैनेज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया ये, जिसकी वजह से इसका क्रिटिसिज्म आ गया। क्या क्या क्रिटिसिज्म आया इसको, बहुत सारे क्रिटिसिज्म ने कहा कि लेविन का जो मॉडल है ये बहुत सिंपल है, सीधा बोल दिया अनफ्रीज करो, चेंज करो और रिफ्रीज करो। क्या क्या स्टेज होगा, क्या क्या स्टेप करेंगे ताकि अनफ्रीज हो पाए, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ बोल दिया अनफ्रीज करो। चेंज में भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि चेंज को किस तरह से करना है, यानी कि कोई डिटेल नहीं दिया है, बस ओवरऑल बता दिया कि हाँ चेंज कर लेना, रिफ्रीज कर लेना, अनफ्रीज कर लेना, लेकिन अच्छा से डिटेल में तरीका से बताया नहीं। तो जो लेविन का मॉडल है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। लेविन्स मॉडल इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड एज बीइंग टू सिंपल, दे देयर आर नॉट मेनी डिटेल्स अबाउट एवरी स्टेज। तो ये एक उसका क्रिटिसिज्म था। ये जो मॉडल है ये बताता है इंक्रीमेंटल चेंज को लेकर के कि धीरे धीरे कैसे चेंज करना है, लेकिन अगर हमको रेडिकल चेंज करना हो या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करना हो उस समय तो ये कुछ भी नहीं बताता है। अगर हमको कुछ ऐसा चेंज करना है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को ही चेंज कर देना है, हर इंप्लॉय को चेंज करना है, कल्चर चेंज करना है, सिस्टम चेंज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है, तब तो ये वाला जो मॉडल है कुछ नहीं बताता है। ये मॉडल तो बात करता है कि धीरे धीरे चेंज लाना है, तो इसीलिए ये इंक्रीमेंटल चेंज के बारे में सिर्फ बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज या फिर रेडिकल चेंज के बारे में नहीं बात करता है। और कभी कभी हम लोग रेडिकल चेंज या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज का बहुत जरूरत होता है, तो उस समय तो ये मॉडल कुछ भी नहीं बताएगा। फिर कहता है कि देखो ये मॉडल जो है doesn't offer many compromises to change once it start। एक बार जब चेंज स्टार्ट कर दिए हम लोग, यानी कि अनफ्रीज कर दिए, फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये मॉडल कुछ भी नहीं बताता है, ठीक है। तो एक बार जब चेंज स्टार्ट हो गया फिर कुछ प्रॉब्लम आया तो उसके बाद ये मॉडल कुछ नहीं बताता है। तो क्या क्या क्रिटिसिज्म था, पहला क्रिटिसिज्म कहा कि ये बहुत सिंपल है, सिंपल 3 तरीका बोल दिया है कि अनफ्रीज करो, रिफ्रीज करो और चेंज करो, तो कुछ डिटेल में गया नहीं। पहला क्रिटिसिज्म यही हो गया। दूसरा बोला कि जब एक बार चेंज स्टार्ट कर दिए फिर कुछ प्रॉब्लम आया उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं देता है। तीसरा बोला कि ये है ना इंक्रीमेंटल चेंज पे ही सिर्फ बेस्ड है और रेडिकल या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज पर बेस्ड नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं कहता है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया लेविन का चेंज मॉडल और उसका क्रिटिसिज्म भी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा मॉडल, एक्शन रिसर्च मॉडल। ठीक है, आशा करता हूं कि कर्ट लेविन मैनेजमेंट आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ये एक्शन रिसर्च मॉडल। देखिए ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। इसको पहले मैं नॉर्मली समझा देता हूं आपको, फिर एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप कभी नहीं भूलोगे एक्शन रिसर्च मॉडल को। कर्ट लेविन को बस याद रख लो कि वो फ्रीज में बैठा रहता है, समझे? तो फ्रीज में बैठेगा तो क्या सोचेगा, अनफ्रीज चेंज रिफ्रीज, अनफ्रीज चेंज रिफ्रीज, यही करते रहेगा। ये तो कर्ट लेविन का बात होगी। एक्शन रिसर्च मॉडल, देखिए अभी तक थोड़ा मैं सीरियस था, अब मैं सीरियस नहीं रहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मस्ती मजाक वाला मूड से पढ़ाई करते हैं। एक्शन रिसर्च मॉडल है ना, बहुत तगड़ा मॉडल है। एक मिनट मुझे दीजिएगा। ये जो एक्शन रिसर्च मॉडल है ना, ये मेरे से थोड़ा सा कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले मैं कहानी सुना देता हूँ, उसके बाद एक्शन रिसर्च मॉडल लेकर के आऊंगा। ठीक है, पहले मैं कहानी सुना देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि मैं जो हूँ वो क्वांट्स में बोका हूँ, समझे? मैं मैथ्स में हमेशा से बोका ही रहा हूँ। मुझे मैथ नहीं बनता है मेरे से, लेकिन साइंस बनता है, ऐसा नहीं है। मैं साइंस में बहुत तेज था, मैथ में कमजोर था, लेकिन साइंस में कमजोर नहीं था। और अगर आप देखोगे, जब आप गौर करोगे ना, तो जो बंदा मैथ में तेज होगा स्कूल में, वो बाकी सब सब्जेक्ट में उतना तेज नहीं होगा, वो सिर्फ मैथ में ही तेज होगा। और जो बंदा बाकी सब सब्जेक्ट में तेज होगा ना, वो मैथ में तेज नहीं होगा, मैथ में एवरेज होगा या मैथ में बिलो एवरेज होगा। ये चीज आप अक्सर नोटिस करिएगा। रीजन ये है कि जो बंदा मैथ में तेज होता है, वो प्रैक्टिस कर करके तेज हो गया है। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस का खेला है। जितना प्रैक्टिस होगा उतना आप मैथमेटिक्स में तेज होंगे। तो अगर कोई आदमी प्रैक्टिस कर रहा है, इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट पढ़ नहीं पा रहा है। और जो बंदा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट पढ़ पा रहा होगा। तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ पा रहा है और मैथ का प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, तो मैथ में तो कमजोरी होगा ना। तो मैं इस कैटेगरी का बच्चा था, सेकंड कैटेगरी का, जो बाकी सब्जेक्ट में तेज था। बाकी सब्जेक्ट में मैं तेज था, ठीक है, ब्रिलियंट था। लेकिन मैथ में मैं बोका हूँ शुरुआत से। ठीक है? लेकिन जो मैथ में तेज होता है ना, वो मैथ में तेज होता है एकदम भयंकर। बाकी सब्जेक्ट में वो बोका होता है, समझे? तो ये चीज है ना, मेरा पेरेंट्स देखा, मेरी मम्मी देखी। ठीक है, अब मेरी मम्मी हमेशा से बोलती है कि तुम्हारा मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते ना, हम जोड़ भागा नहीं कर पाते थे, तो उनको अच्छा भी नहीं लगता था, मम्मी को अच्छा नहीं लगता था। तो मम्मी एक टीचर को बुलाई। ठीक है, मम्मी पहले देखी, शुरुआत में क्या हुआ, स्टेप वन में मम्मी देखी कि आंसू को प्रॉब्लम है, मतलब मेरा नाम आंसू है घर का, आंसू को प्रॉब्लम है। तो मम्मी आइडेंटिफाई की, मेरा जो पेरेंट्स है वो आइडेंटिफाई किया कि मैथ में हम शायद गड़बड़ है। तो क्या किया, सेकंड स्टेज में जो मेरी मम्मी है वो जाकर के टीचर से बात करी। तो मेरा जो पेरेंट्स है वो मेरे टीचर से बात कर लिए, समझे? टीचर से कंसल्ट किया, टीचर को ऐसा बात सुनाया, समझे? कंसल्ट किया। तो टीचर बोला कि ठीक है, हम आते हैं एक दिन, देखते हैं कि सच में कमजोर है या फिर आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। तो मेरा टीचर आया, ठीक, क्योंकि टीचर तो जानता है ना कि हम बाकी सब सब्जेक्ट में तेज हैं, और मेरी मम्मी बोल रही है कि मैथ में नहीं, मैथ में कुछ नहीं जानता है। तो टीचर बोला कि ठीक है, हम आकर के देखते हैं। वो आया, हमसे बात किया। ठीक है, पहले हमको ऑब्जर्व किया। ठीक है, फिर कुछ हमसे क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चनियर भी हमको दिया। ठीक, फिर लास्ट में हमसे इंटरव्यू किया। ये तीन चीज किया। ये तीन चीज करने के बेसिस पे वो कुछ सोचा, समझे? वो एक फीडबैक दिया। वो फीडबैक सोचा और फीडबैक मेरी मम्मी को दिया। ठीक, लेकिन पहले वो फीडबैक सोचा कि ये जो लड़का है, मतलब आंसू जो है, ये मैथ में कमजोर है। इसका रीजन है कि इसको कैलकुलेशन स्पीड बहुत कम है, कैलकुलेशन स्पीड बहुत कम है, टेबल इसको याद नहीं रहता है, समझे? और क्या क्या, टेबल हमको याद नहीं रहता है, कैलकुलेशन हम स्ट्रांग नहीं है, प्रैक्टिस हम करते नहीं है, समझे? और हमको मैथ से प्यार भी नहीं है। इतना सारा प्रॉब्लम वो देख लिया, मेरा टीचर देख लिया कि इतना सारा प्रॉब्लम है आंसू के अंदर, इसके लिए वो मैथ में तेज नहीं है। अब जब टीचर जान गया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो टीचर एक मीटिंग बुलाया, समझे? टीचर मीटिंग बुलाया, मेरी मम्मी को पहले बुलाया और हमको ही बुलाया। तो मतलब कि पेरेंट्स को ही बुलाया और हमको ही बुलाया, मतलब आंसू को ही बुलाया। और तीनों के सामने वो डिस्कस किया इस बात को कि देखो आंसू जो है ना, वो कैलकुलेशन अच्छा से नहीं कर पाता है, ये उसका गड़बड़ी है। टेबल उसको याद नहीं रहता है, प्रैक्टिस वो करता नहीं क्योंकि उसको मैथ से प्यार नहीं है।
तो ये सब प्रॉब्लम डिस्कस किया तीनों के सामने। आंसू भी है यहाँ पर, पेरेंट्स भी है और टीचर भी है, तीनों के सामने ये प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया टीचर। ठीक है, इसके बाद क्या किया कि अब प्लान बनाएगा, क्योंकि मैथ तो ठीक करना है ना, तो प्लानिंग करने लगा। अब प्लानिंग भी ये तीनों मिलकर के बना रहा है। कौन कौन? पेरेंट्स, टीचर्स और आंसू, ये तीनों मिलकर के प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, अब प्लानिंग में ये चीज बता दे रहा है, देखिए जो प्लानिंग कर रहा है वो प्लानिंग कौन करेगा? टीचर करेगा प्लानिंग, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी प्लानिंग करने बैठेगी और हम थोड़ी प्लानिंग करने बैठेंगे। करेगा तो प्लानिंग टीचर ही, हम लोग अप्रूव करेंगे, हम लोग सुनेंगे। और टीचर बोला कि देखो प्लान कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कहीं कहीं पे एक गड़बड़ भी हो सकता है कि अगर तुम क्या करोगे, अगर तुम मैथ में जाओगे, मैथ्स में अगर तुम अच्छा करने जाओगे तो बाकी सब्जेक्ट तुम्हारा खराब हो जाएगा, साइंस खराब हो जाएगा, तो ये रिस्क है। हम हो सकता है कि तुमको चेंज ला करके दें, हम तुमको ऐसा प्लान बना करके दें जिससे तुम्हारा मैथ अच्छा हो जाए, लेकिन इसमें रिस्क भी है कि मैथ अच्छा होगा तो साइंस खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको कुछ टाइम टेबल दिया प्लान करके। ठीक है, कुछ टाइम टेबल दिया, बोला कि इस टाइम टेबल को फॉलो करो। हम बोला ठीक है फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर आंसू फॉलो करने लगा, यानी कि हम फॉलो करने लगे इस प्लान को। अब आंसू एक्शन कर रहा है, फॉलो कर रहा है, 2-3 महीना तक किया फॉलो। इसके बाद फिर से एक बार टीचर देखा, एक बार फिर से टीचर देखा, फिर से टीचर ऑब्जर्व किया कि जो हम सोचे थे कि आर्यन का मैथ ठीक हो जाएगा, क्या मैथ ठीक हुआ? वापस से वो ऑब्जर्व करेगा, वापस से क्वेश्चनियर करेगा, वापस से इंटरव्यू करेगा। और अगर यहाँ पर वो ठीक नहीं हुआ होगा तो वापस ये वाला सर्कल जाएगा, वापस से फिर वो मीटिंग बैठाएगा आंसू का, पेरेंट्स का, टीचर का, फिर वहां पर प्रॉब्लम डिस्कस करेगा, वापस से प्लानिंग करेगा, वापस से एक्शन करवाएगा, वापस से एक्शन करवाएगा। और ये एक्शन को फिर देखेगा कि क्या ये एक्शन ठीक हुआ। अगर ठीक हो गया होगा तो अच्छा बात है, ठीक नहीं हुआ होगा तो वापस ये सर्कल होगा। तो समझे, यही चीज हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं एक्शन रिसर्च मॉडल। यहां पर देखिए आंसू का एक्शन देखें और एक्शन को देख करके फिर हम लोग चेंज लेकर के आए। आंसू का एक्शन देख करके हम लोग चेंज लेकर के आए ना, अंधाधुंधे लेकर के नहीं आए। आंसू को हम लोग ऑब्जर्व किए, आंसू को हम लोग क्वेश्चनियर दिए और आंसू को इंटरव्यू किए, तब तो जाकर के हम लोग ये चीज चेंज लाए हैं आंसू के अंदर। तो आंसू का एक्शन को देख करके, आंसू का एक्शन को देख करके जो हम लोग चेंज लेकर के आएंगे, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक्शन रिसर्च मॉडल। एक्शन को रिसर्च किए, उसके बाद फिर हम लोग उस मॉडल ले आए, तो इस मॉडल को हम लोग कहते हैं एक्शन रिसर्च मॉडल। एक्शन रिसर्च मॉडल। ठीक है, अब यहां पर तो आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं कि ये आंसू है, ये पेरेंट्स है, ठीक है, ये टीचर है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो आप पेरेंट्स में लिख सकते हैं कंपनी का सीईओ। ठीक है, कंपनी का सीईओ बना सकते हैं आप पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स, जहां जहां भी पेरेंट्स लिखा हुआ है वहां वहां समझ जाइए कि सीईओ है। ठीक, और जहां जहां भी टीचर है उसको आप समझ जाइए कि ये है ओडी प्रैक्टिशनर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करता है। कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको ठीक करता है। ये हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा है कि ओडी प्रैक्टिशनर क्या होता है। ठीक है, तो टीचर कौन हो गया? ओडी प्रैक्टिशनर हो गया। और जो आंसू है, आंसू यहाँ पर हो गया मेंबर या फिर एम्प्लॉइज। ठीक, अब ये कहानी आप समझ लिए हैं तो आप आराम से ये वाला मॉडल को समझेंगे। देखिए शुरुआत में क्या होता है, जो कंपनी का सीईओ है, जो कंपनी का हेड है, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, प्रॉब्लम को सेंस करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। उस प्रॉब्लम को देखने के बाद वो क्या करता है? कंसल्ट करता है। किसके साथ कंसल्ट करता है? एक बिहेवियर साइंटिस्ट के साथ या फिर ओडी प्रैक्टिशनर के साथ। ठीक है, वो कंसल्ट करता है। कंसल्ट करने के बाद जो बिहेवियर साइंटिस्ट है या फिर ओडी प्रैक्टिशनर है, वो डेटा को गैदर करता है और प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस करता है। ये कैसे करता है? इंटरव्यू करके, या फिर ऑब्जर्वेशन करके, या फिर क्वेश्चन करके। ठीक है, और जब ये सारा डेटा को वो गैदर कर लिया तो उस आधार पे उसको क्या चीज मालूम पड़ा, उसका फीडबैक वो देता है क्लाइंट को। वो बोलता है कि देखो हम प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस किए हैं, उस हिसाब से ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है और ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और जो जो किया जा सकता है उसमें क्या क्या रिस्क होगा ये भी बताता है। तब ये फीडबैक मालूम चल जाता है तो ज्वाइंट डायग्नोसिस होता है, यानी कि यहाँ पर मेंबर लोग भी आता है, यहाँ पर जो कंपनी का हेड है वो भी आता है और ओडी प्रैक्टिशनर भी आता है। तीनों आदमी आता है। मेंबर लोग इसलिए आता है क्योंकि मेंबर लोग को ये चेंज को एग्जीक्यूट करना है। सीईओ आता है क्योंकि कंपनी का सबसे हेड तो यही है। उसके बाद फिर ओडी प्रैक्टिशनर भी आता है, यानी तीनों मिल करके डायग्नोसिस करता है। ठीक है, और डायग्नोसिस करके एक प्लान बनाता है। ये भी जॉइंट एक्शन प्लान होता है, तीनों मिल करके प्लान बनाता है। फिर प्लान बना करके ये लोग एक्शन करता है।
ये एक्शन से हम लोगों का डिजायर्ड रिजल्ट आया कि नहीं आया, वो हम लोग देखते हैं वापस से डेटा गैदर करके। यानी थोड़े दिनों बाद फिर हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, इवेल्युएट करते हैं। अगर इवेल्युएशन हो गया होगा तब तो अच्छा बात है, अगर नहीं हुआ होगा तो वापस से क्लाइंट को फीडबैक जाएगा कि यहाँ पर बढ़िया एक्शन नहीं हो पाया, तो वापस से हम लोग जॉइंट डायग्नोसिस करेंगे, जॉइंट प्लानिंग करेंगे, फिर एक्शन लेंगे, फिर वापस से हम लोग डेटा को गैदर करेंगे थोड़ा दिन बाद। समझे? तो ये एक साइक्लिकल मॉडल हो गया। एक्शन को रिसर्च कर रहे हैं या फिर मॉडल लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फायदा क्या है, फायदा बहुत है यहाँ पर, ये वाला मॉडल में फायदा बहुत है। पहला फायदा तो ये है कि यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अंधाधुन इंट्यूशन के बेस पे हम लोग कोई भी मॉडल लेकर नहीं आए, यहाँ पर हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए हैं और उस प्रॉब्लम पे काम किए हैं। तो प्रॉब्लम पे काम करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीकनेस को हम लोग स्ट्रेंथ बना दे रहे हैं तो इफेक्टिवनेस आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। साथ में ये हम लोग इंट्यूशन पे बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि डेटा पे बेस्ड है। ठीक है, या मतलब एविडेंस बेस्ड है। समझे? इसीलिए इसका बहुत फायदा है, इस मॉडल का बहुत फायदा है। साथ में एक और फायदा देखिए क्या फायदा है। इस मॉडल में क्या कर रहे हैं, हम लोग इंप्लॉइज को भी लेकर के आ रहे हैं साथ में। तो इंप्लॉइज को भी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हम भी चेंज कर रहे हैं, हमको भी चेंज करना है, तो उसको भी अच्छा फीलिंग आता है, ओनरशिप का फीलिंग आता है। समझे? तो ये 3 काम हो रहा है जिसकी वजह से ये मॉडल अच्छा बन जाता है, ये मॉडल सुंदर बन जाता है। तो अब इस मॉडल के बारे में समझते हैं। ठीक है, ये मॉडल को लाया था कर्ट लेविन लेट 1930s में। ठीक है, it places heavy emphasis on data gathering and diagnosis prior to the action planning and implementation and careful evaluation of results after action। क्या कह रहा है कि कोई भी प्लान लाने से पहले, कोई भी प्लान लाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं और डायग्नोसिस करते हैं, और फिर हम लोग ज्वाइंट डायग्नोसिस भी करते हैं, सबको मिल करके भी डायग्नोसिस करते हैं, तब जाके कोई प्लानिंग लेके आते हैं। अंधाधुन इंट्यूशन पे बेस्ड हम लोग कोई प्लानिंग नहीं लेके आते हैं। ये चीज बहुत अच्छा चीज है यहाँ पर। ठीक है, यही यहाँ पर कह रहा था। फिर कहता है कि यूजफुल मेथड फॉर फैसिलिटेटिंग चेंज बाय कोलैबोरेटिव एंड इन्वॉल्विंग क्लाइंट इन द एंटायर प्रोसेस। इस पूरा प्रोसेस में आप देखेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंप्लॉइज को भी साथ में रखे हैं, इंप्लॉइज को भी साथ में रखे हैं, साथ में डायग्नोसिस किए हैं, साथ में प्लानिंग किए हैं और साथ में एक्शन करवाए हैं। तो यहाँ पर इंप्लॉइज को ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी जुड़े हुए हैं, हम लोग के साथ चेंज आ रहा है, चेंज ला रहे हैं हम लोग साथ में, तो उसको अच्छा फीलिंग आता है। तो इसलिए ये मेथड बहुत यूजफुल हो जाता है। यहाँ पर एडवांटेज देखेंगे तो सबसे पहला एडवांटेज है प्रमोट्स लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन। आप देखे होंगे क्या, अभी आपने देखा ही कि यहाँ पर देखिए, एक बार हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए, फिर हम लोग एक्शन किए। अगर एक्शन हो पाया तो अच्छा बात है, नहीं हो पाया तो वापस से हम लोग आइडेंटिफाई किए प्रॉब्लम, फिर से प्रॉब्लम प्रॉब्लम पर डायग्नोसिस किए, फिर एक्शन लिए, फिर एक्शन अच्छा से नहीं हो पाया तो वापस से फिर हम लोग प्रॉब्लम को डायग्नोस किए, प्रॉब्लम को समझे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कंटिन्यूअसली लर्निंग कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस लर्निंग है और कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन है। साथ में हम लोग इंपावर कर रहे हैं कोलेबोरेशन को और पार्टिसिपेशन को। देख रहे हैं हम लोग एम्प्लॉय को कितना इज्जत दे रहे हैं, साथ में बैठ कर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, साथ में प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो लोग को इज्जत मिलेगा। तीसरा क्या बेनिफिट है कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है। अंधाधुन कोई हम लोग एक्शन लेकर के नहीं आए हैं, अंधाधुन कोई डिसीजन लेकर नहीं आए हैं, कोई प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं और वो प्रॉब्लम भी कैसा, डेटा के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे ही हम लोग कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए। मतलब कि अंधाधुन या इंट्यूशन बेस्ड हम लोग कोई भी प्लान लेकर के नहीं आए। ठीक है, या तो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो रहा है, फायदा है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज ओनरशिप और सस्टेनेबिलिटी बढ़ता है। मतलब क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग इंप्लॉय को प्लानिंग में लेकर के आ रहे हैं तो उन लोगों को कैसा लग रहा होगा कि वही लोग चेंज लेकर के आ रहा है, तो चेंज का ओनरशिप वो लोग अपने ऊपर लेगा। इससे क्या होगा कि सस्टेनेबिलिटी बनेगा, चेंज को वो लोग बाद में धिक्कार नहीं देगा, चेंज को एक्सेप्ट करते रहेगा। समझे? ये फायदा है एक्शन रिसर्च मॉडल का। समझे? और यही फायदा है कि आंसू जो है वो पढ़ाई करेगा, आंसू जो है वो मैथ पढ़ेगा, मैथ के लिए टाइम टेबल बनाएगा। क्यों? क्योंकि आंसू के साथ मिलकर के टीचर ने और उसका पेरेंट्स ने प्लान बनाया था पढ़ने का। ठीक है, समझे? तो ये वाला एग्जाम्पल से आपको ये वाला चीज याद रहेगा, एग्जाम्पल बस आप याद रखिए। ठीक, तो ये था एक्शन रिसर्च मॉडल। अब तीसरा पॉजिटिव मॉडल। देखिए अभी तक जो भी मॉडल हम लोगों ने पढ़ा, इसमें क्या कहा जा रहा था, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम में चेंज करो। लेकिन पॉजिटिव मॉडल कहता है
कि जो मर्जी है वही चेंज करो, लेकिन अच्छा के लिए चेंज करना। जो मर्जी है वही चेंज करो, प्रॉब्लम मत ढूंढो। जो चीज चेंज करने का मन करता है वही चीज चेंज करो, लेकिन बढ़िया से चेंज करो। अपना स्ट्रेंथ देखो, जो भी तुम अच्छा किए हो, जो भी तुम्हारे अंदर पॉजिटिव बातें हैं, उस पॉजिटिव बात को और बड़ा करो, और वो इतना बड़ा कर दो कि आगे तुम बहुत अच्छा अच्छा निर्णय लेकर के आ पाओ और अच्छा अच्छा काम लेकर के आ पाओ। तो ये कहता है पॉजिटिव मॉडल। पॉजिटिव मॉडल क्या कहता है? दिस मॉडल फोकसेस ऑन व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग राइट। ठीक है, इट हेल्प्स मेंबर अंडरस्टैंड देयर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट इज वर्किंग एट इट्स बेस्ट एंड बिल्ड ऑफ दोज कैपेबिलिटीज टू अचीव इवन हायर रिजल्ट्स। ठीक है, टेंशन न लीजिए, यहाँ जो भी लिखा हुआ है अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, 5 स्टेप है, पांचों स्टेप को धीरे धीरे करके हम लोग समझते हैं। इसके लिए भी पहले मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। ठीक, एग्जाम्पल पहले समझ। तो सबसे पहले इस सबको आप भूल जाइए, मेरा कहानी आपको याद रखिए। ठीक है, इंडिया का हेड कोच बना गौतम गंभीर। ठीक, तो अभी इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कौन है? गौतम गंभीर। ठीक है, तो हेड कोच है, ये गया टीम के अंदर गया, बहुत लोग था वहां पर मिला, तो ये पूछा सबसे कि बताओ तुम लोग को क्या करना है, अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में क्या करना है, क्या चीज अचीव करना है, बताओ दोस्तों बताओ। तो उधर से विराट कोहली बोला पिछले बार इंग्लैंड में हार गए थे, तो इस बार इंग्लैंड में जाएंगे, इंग्लैंड को उसका घर में घुस के हराएंगे। उधर रोहित शर्मा बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है, इस बार चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में रहना चाहिए। उधर से हार्दिक पांड्या बोला कि T20 वर्ल्ड कप को भूलिए नहीं, घर में एक बार लेकर के आए हैं, अगले बार भी T20 वर्ल्ड कप घर में ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या किया? इंक्वायरी किए सबसे पहले। तो इंक्वायरी में जाने कि ऐसा ऐसा सबका ख्वाब है, दिल खुश हो गया मेरा, तो समझे। फिर हम लोग पूछे कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हम लोग इसको अचीव कर पा रहे हैं। तो सबको शांत था कि अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो कोच यानी कि मैं, ऐसा उन लोगों को कहा कि सुनो, याद करो कि अब तक तुम लोगों ने क्या क्या बेस्ट किया है, याद करो। तो एक बंदा बोलता है कि सर हम लोग ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हराए, ऑस्ट्रेलिया को उसको घर में जाकर के हराए, साउथ अफ्रीका में उसको घर में हराए, उसका घर गए उसको हराए, वेस्ट इंडीज का घर में गए उसको वहां हराए। तो गौतम गंभीर यानी कि मैं पूछूंगा उन लोग से, तो इतना अच्छा अच्छा काम किया, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्यों तुम लोग अच्छा काम कर पाए? तो एक बंदा खड़ा होकर के बोला कि सर बात यह था कि उस समय जो था ना, हम लोग का जो सीनियर खिलाड़ी था वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था और हम लोगों को एक फ्रीडम दिया था, हम लोग को फियरफुल बनाया था, मतलब कि फियरलेस बनाया था। हम लोग को बोला था कि तुम लोग फ्रीडम से जाके खेलो, किसी से मत डरो। ये सब की वजह से सर हम लोग वहां पर झंडा गाड़ के आए थे। तो गौतम गंभीर यानी कि मैं बोलूंगा कि बस यही तुम लोग का ताकत है, यही तुम लोग का स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ को तुम लोग को इस्तेमाल करना है आगे ट्रॉफी जीतने के लिए, आगे साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराने के लिए, आगे इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराने के लिए। यही सब स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना है। सबके सामने एक विजन मिल गया, सबके सामने एक स्ट्रेटजी आ गया। अब वो स्ट्रेटजी आ गया, अब हम लोग इसके ऊपर प्लान बना रहे हैं। अब यानी कि मैं गौतम गंभीर सबको मिल लेकर के आए हैं और प्लान बना रहे हैं साथ में। इसी को कहते हैं पॉजिटिव मॉडल। शुरुआत में क्या किए हम लोग? इंक्वायरी किए, सबसे पूछे कि बताओ तुम लोग क्या क्या करना चाहता है। तो मालूम चला कि ये लोग क्या करना चाहता है, तो हम लोग इनिशिएट किए इंक्वायरी और मालूम चला कि ये लोग क्या करना चाहता है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। फिर हम लोग पूछे कि हम लोग पास्ट में ऐसा क्या क्या किए हैं, पास्ट को एनालाइज करो और वहां से स्ट्रेंथ निकालना है। तो पास्ट में क्या क्या किए ये बताओ। सबको बोला कि पास्ट में हम ये किए हैं, पास्ट में ये किए हैं, पास्ट में ये किए हैं, यही अचीवमेंट हुआ है। तब हम लोग बोले कि या गुड। तो इसका मतलब हम लोग क्या किए, सेकंड स्टेज में हम लोग इंक्वायर किए बेस्ट प्रैक्टिसेस। उसके बाद हम लोग उसको बोले कि थीम याद करो, जो हम लोग बेस्ट काम किए हैं उसमें हम लोग का स्ट्रेंथ क्या था, हम लोग का थीम क्या था। तो कोई बोला कि जो सीनियर मैनेजमेंट था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, कोई बोला कि हम लोग फ्रीडम के साथ काम किए थे, कोई बोला कि हम लोग बिना डरे ही काम किए थे। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, थीम को डिस्कवर किए, स्ट्रेंथ को डिस्कवर की, मजबूती को डिस्कवर की। फिर चौथा स्टेज में हम लोग क्या किए, एक विजन बनाए, बोले कि ये स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके हम लोगों को आगे आने वाला प्रॉब्लम को झेलना है, वापस से झेलेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको जीतेंगे। तो यहां पर हम लोग एक विजन तैयार किए प्रेफर्ड फ्यूचर के लिए। और फिर लास्ट स्टेज में यानी कि पांचवा स्टेप में हम लोग एक प्लान बनाए, पूरा स्ट्रेटजी बनाए, एक्शन प्लान बनाए, ताकि उसमें हम लोग चल पाए। तो ये था पॉजिटिव मॉडल। ठीक है, स्टेज 1 में हम लोग इनिशिएट करते हैं इंक्वायरी,
स्टेज 2 में हम लोग इंक्वायर करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस, फिर हम लोग करते हैं डिस्कवर द थीम्स, फिर करते हैं इनविजन प्रेफर्ड फ्यूचर, फिर लास्ट में हम लोग प्लानिंग करते हैं, यानी कि एक्शन प्लान बनाते हैं, डिजाइन एंड डिस्कवर करते हैं वेज टू बिल्ड अ प्रेफर्ड फ्यूचर। ठीक है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं, इंक्वायरी बिठाते हैं। इसमें हम लोग मेंबर से क्या पूछते हैं कि तुम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, तो मेंबर्स चूज प्रॉब्लम दैट दे हैव द मोस्ट एनर्जी टू अंडरटेक। दूसरा स्टेज में इंक्वायर करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को, कि पास्ट में हम लोगों ने क्या क्या अच्छा किया है, गैदर इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट वर्क्स एंड व्हाई। फिर हम लोग थीम को डिस्कस करते हैं, यानी कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग निकालते हैं स्ट्रेंथ। डिसाइड एज ए ग्रुप द कॉमन प्रिंसिपल फाउंड इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। फिर हम लोग वो बेस्ट प्रैक्टिसेस का स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हैं विजन बनाने के लिए। तो हम लोग अगला स्टेज में क्या करते हैं, इन विजन ए प्रेफर्ड फ्यूचर, यूज द कॉमन प्रिंसिपल्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मूविंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू एन आइडियल फ्यूचर। और लास्ट में हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं, डिजाइन करते हैं और डिस्कवर करते हैं नया नया तरीका, नया नया वेज टू बिल्ड अ प्रेफर्ड फ्यूचर। तो हम लोग प्लान बनाते हैं, एक्शन बनाते हैं टू प्रोड्यूस प्रेफर्ड फ्यूचर। तो यही था पॉजिटिव मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों मॉडल को देखा। अब हम लोग देखते हैं इन तीनों के बीच में कंपैरिजन क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कॉटर का 8 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज। ठीक है, तो देखिए ये तीनों मॉडल क्या क्या कहता था। सिंपल है, ये तीनों मॉडल एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है, एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंटिफिक नॉलेज मतलब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेंबर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि मेंबर किस तरह से रिएक्ट करेगा, चेंज को किस तरह से हैंडल करेगा, अगर हम लोग किस तरह से उसको लीड करेंगे, ये सब क्या है, ये तो बिहेवियर ही है ना। तो बिहेवियर का साइंटिफिक नॉलेज को हम लोग किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज को ये तीनों मॉडल समझा रहा है। यही कह रहा है पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में कहता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं चेंज के अंदर, करना ही पड़ेगा, बिना मेंबर को इन्वॉल्व करके हम लोग का तो चेंज होगा ही नहीं। तो पहला मॉडल जो था लेविन का चेंज मॉडल, ये बहुत ही वेग था, कह सकते हैं इसको, ये जनरल प्रोसेस बता दिया है, 3 तरीका बता दिया है कि अनफ्रीज करो, चेंज करो, रिफ्रीज करो, मतलब कोई डिटेल नहीं दिया है। लेकिन एक्शन रिसर्च मॉडल क्या किया था, एक्शन रिसर्च मॉडल बोला था कि देखो चेंज जब तुमको करना होगा तो तुम क्लोज लूप में करो, समझे, डेटा को गैदर करो और डेटा को गैदर करके फिर तुम उसको सॉल्व करो, सॉल्व नहीं हुआ तो वापस से डेटा को गैदर करो, फिर सॉल्व करो, फिर सॉल्व हुआ कि नहीं वापस से डेटा को देखो, फिर से सॉल्व करो। तो ये साइकिलिकल एक लूप बनाया था। और ये क्विक फिक्स नहीं है, इस मॉडल में कहा था कि कोई भी एक क्विक फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक दवाई खिला दिए तो चेंज हो गया। चेंज होने के लिए बार बार हम लोगों को डेटा को इकट्ठा करना पड़ता है और चेक करते रहना पड़ता है कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ, समझे। तो ये क्विक फिक्स नहीं है। पॉजिटिव मॉडल किसके बारे में बात करता है, ये फ्यूचर के बारे में बात करता है, ये प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करता है। तो इट ऑफन टॉक्स अबाउट फ्यूचर। ठीक है, यूनिक एडवांटेज ऑफ बीइंग फ्यूचर ओरिएंटेड एंड लॉन्ग टर्म फोकस्ड रादर देन प्रेजेंट ओरिएंटेड। तो ये तीनों मॉडल का कंपैरिजन हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब कॉटर का 8 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग समराइज करेंगे। ठीक है, कॉटर का 8 स्टेप मॉडल क्या कहता है, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ये बोलता है कि चेंज लाना है तो ये 8 स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लाना पड़ेगा लोगों में कि देखो चेंज बहुत जरूरी है, चेंज को हम लोग को लाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग सबको रेडी कर रहे हैं, है ना, सबको हम लोग रेडी कर रहे हैं, सबको रियलाइज करवा रहे हैं कि देखो चेंज बहुत जरूरी है, बिना चेंज के हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन टिक नहीं पाएगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं है तो आप लोगों का भी फायदा नहीं है। तो हम लोग इंप्लॉय को क्या कर रहे हैं, ये रियलाइज करा रहे हैं कि चेंज कितना जरूरी है, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेज। दूसरा स्टेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं टीम, ऐसा टीम जो कि चेंज को बढ़िया से मैनेज कर पाए, ऐसा टीम जिसके पास क्या हो, क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, रेपुटेशन हो, जिसका बात सबको मानता हो, ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस हो। तो इस तरह का हम लोग टीम बनाएंगे ताकि चेंज अच्छे तरीके से हो पाए। तीसरा, अब तीसरा स्टेज में हम लोग फॉर्म करेंगे स्ट्रेटजी, हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे और प्लान बनाएंगे, छोटा छोटा प्लान बनाएंगे, स्मॉल एक्शन प्लान बनाएंगे, लेकिन एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। और ये स्ट्रेटजी को फिर हम लोग चौथा स्टेज में कम्युनिकेट करेंगे लोगों को। तो लोगों को कम्युनिकेट करेंगे और कम्युनिकेट करते हुए ये भी बताएंगे कि ये लोग, तुम लोग अगर
ये सब स्ट्रेटजी, इस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे तो थोड़ा तुम लोग को प्रॉब्लम होगा, लेकिन तुम लोग उस प्रॉब्लम को सह लेना, क्योंकि अगर तुम लोग सह लोगे तो उसके बदले में हम तुम लोगों को रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, अब अगला स्टेज में हम लोग इनेबल करेंगे वही लोगों को ये सारा स्ट्रेटजी, ये सारा प्लान एग्जीक्यूट करने में। क्योंकि देखिए हम लोग प्लान तो बना दिए, ये प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करना बहुत हार्ड है, क्योंकि हम लोग चेंज लेकर के आ रहे हैं। किसी चीज में हम लोग चेंज लेकर के आएंगे तो बहुत डिफिकल्ट फेस होता है, तो डिफिकल्टी फेस होगा, बहुत सारा ऑब्स्टेकल आएगा, तो वो ऑब्स्टेकल को हम लोग को हटाएंगे ताकि एम्प्लॉय लोग जो है बढ़िया से काम कर पाए, बढ़िया से चेंज को एक्सेप्ट कर पाए। तो हम लोग इनेबल करेंगे एम्प्लॉयज को ताकि वो लोग चेंज को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, ऑब्स्टेकल को हम लोग को हटाएंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग जनरेट करेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स। हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएंगे और शॉर्ट टर्म गोल्स को जो पूरा करेगा उसको हम लोग रिवॉर्ड देंगे। क्योंकि देखिए चेंज जो है ये टाइम लेता है, ट्रांजिशनल स्टेज होता है, चेंज तुरंत होगा नहीं, इसमें टाइम लगेगा। तो हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएंगे ताकि जो जो गोल्स पूरा होते रहे तब हम लोग लोगों को रिवॉर्ड देते रहे, ताकि वो लोग इंस्पायर हो कि हम लोग को पूरा चेंज लेकर के आना है। तो हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स भी रखेंगे और उन लोगों को रिवॉर्ड्स भी देंगे। लास्ट में सस्टेन करना है। अब अगला स्टेज है सस्टेन करना। ठीक है, जो भी हम लोग रिवॉर्ड सब दे रहे हैं उससे हम लोग उस पर एक प्रभाव डाल रहे हैं, इंप्लॉय लोग को ये दिखा रहे हैं कि देखो हम लोगों को चेंज पूरे तरीके से फॉलो करवाना है और अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है। ठीक है, तो ये रिवॉर्ड के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, चेंज को अच्छे से सस्टेन करेंगे। और ये जब ये चेंज सस्टेन हो गया तो वापस से फिर सारा चेंज को हम लोग एक जगह में बैठा देंगे, नया नया कल्चर बना देंगे, सारा चेंज को स्थापित कर देंगे। क्या कर देंगे, इंस्टीट्यूट कर देंगे, स्थापित कर देंगे, इस्टेब्लिश कर देंगे नया कल्चर, तो न्यू कल्चर ले आएंगे हम लोग। ठीक है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ले आएंगे, मतलब चेंज को पूरा तरीके से हम लोग स्थापित कर दिए। तो 8 स्टेप क्या था, पहले हम लोग सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट किए, फिर हम लोग एक टीम बनाए जो कि चेंज को हैंडल करेगा, फिर हम लोग स्ट्रेटजी बनाए, प्लान बनाए, फिर इस स्ट्रेटजी को हम लोग कम्युनिकेट किए। फिर कम्युनिकेट तो कर दिए, लेकिन अभी ऑब्स्टेकल बहुत सारा आएगा, सारा ऑब्स्टेकल को क्लियर किए ताकि हम लोग का एम्प्लॉय जो है वो स्ट्रेटजी प्लान को बढ़िया से एग्जीक्यूट कर पाए। फिर हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाए, क्योंकि चेंज तो बहुत बड़ा होता है, तो हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए और उसमें रिवॉर्ड्स देने लगे। वो रिवॉर्ड्स को दे दे करके हम लोग चेंज को सस्टेन किए कि चेंज होता ही रहे, होता ही रहे, होता ही रहे, और लास्ट में हम लोग का चेंज बड़ा हो जाए। और लास्ट में हम लोग क्या किए, एक नया कल्चर बना दिए, उस सारा चेंज को स्थापित कर दिए। तो ये 8 स्टेप था जो कि क्वार्टर दिया था। ठीक है, और ये कैसे दिया था, ये 100 ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करके दिया था। ठीक है, तो क्वार्टर जॉन क्वार्टर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ 100 ऑर्गेनाइजेशन हु वर ऑन चेंज प्रोसेस। तो अगर देखते हैं क्वार्टर मॉडल को और लेविन्स मॉडल में, तो देखिए पहला 4 स्टेप जो है क्रिएट, बिल्ड, फॉर्म और इनलिस्ट, ये 4 स्टेप जो है ये कहीं ना कहीं अनफ्रीजिंग दिखाता है, ये कहीं ना कहीं अनफ्रीजिंग दिखाता है। अब 5, 6, 7 जो है ये दिखाता है चेंज, और लास्ट वाला जो है स्टेप ये दिखाता है रिफ्रीज। क्वार्टर का ये जो मॉडल है ये थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है कर्ट लेविन का मॉडल से, जिसमें वो बताया था अनफ्रीज, चेंज और रिफ्रीज। ठीक, तो यहां तक हम लोग का एजेंडा था, यहां पर हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग समराइजेशन इन दोनों चार्ट का। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कर्ट लेविन का चेंज मैनेजमेंट मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत कर्ट लेविन कहते हैं कि चेंज को हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। 3 स्टेज में हम लोग चेंज को मैनेज कर सकते हैं। पहले करेंगे अनफ्रीज, फिर करेंगे चेंज, फिर करेंगे रिफ्रीज। अनफ्रीज में सिचुएशन बहुत खराब होता है, क्योंकि ये पहला स्टेज है। इस स्टेज में बहुत सारा लोग है ना डरा हुआ रहता है, बहुत सारा लोगों को डाउट होता है, बहुत सारा लोगों को कंसर्न होता है। तो पहले डाउट और कंसर्न को तुम सॉल्व करो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करो, लोगों को ये दिखाओ कि चेंज करना कितना जरूरी है, और लोगों को रेडी करो, लोगों को विलिंगनेस बढ़ाओ कि हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग किए अनफ्रीज में। फिर अगला स्टेज में पहुंचेंगे चेंज में, जहां पर हम लोग एक्चुअल चेंज करेंगे। एक्चुअल चेंज में क्या होगा, नया तरीका से हम लोग सीखेंगे, नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, नया नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। साथ में न्यू वे ऑफ डूइंग को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। इस एक्सेप्टेंस में एम्प्लॉय लोग जो है वो लोग थोड़ा सा झिझक दिखा सकता है,
तो झिझक हटाने के लिए हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे और इंकरेजमेंट करेंगे, थोड़ा बहुत हुआ तो रिवॉर्ड भी देंगे। ये जो ट्रांजिशनल स्टेज है इसमें हम लोग सबको इंकरेज करके रखेंगे। ये था चेंज स्टेज। अब फिर अगला स्टेज में हम लोग पहुंचे रिफ्रीज स्टेज। इस रिफ्रीज स्टेज में हम लोग को क्या करना है कि जो भी एक्सेप्टेंस हो गया था वो एक्सेप्टेंस को अब हम लोग को स्टेबल करना है। तो स्टेबल हम लोग कैसे कर सकते हैं, चेंज को हम लोग कैसे स्थापित कर सकते हैं, हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम लोग नॉर्मल कल्चर बना सकते हैं, जो भी चेंज एक्सेप्ट कर रहा है उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं, ठीक है, इंकरेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रिफ्रीज कर सकते हैं सिचुएशन को। तो कट लेविन कहता है कि 3 स्टेज में हम लोग चेंज मैनेज कर सकते हैं। पहले अनफ्रीज करो, यानी कि जो सिचुएशन बिगड़ा है उस सिचुएशन को ठीक करो और लोगों को विलिंगनेस बढ़ाओ, मोटिवेट करो और रेडीनेस करो। और फिर हम लोग चेंज लेकर के आओ, चेंज लेकर के आओ, नया नया चीज सीखेंगे, नया नया चीज समझेंगे, तो फिर उसको समझाओ, इंकरेज करो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करो और लास्ट में रिफ्रीज करो। जो भी चेंजेस हो गया है उसको सस्टेन करने के लिए रिवार्ड दो, नॉर्मल कल्चर बना दो, ठीक है। लेकिन कट लेविन का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। पहला क्रिटिसिज्म था कि ये जो चेंज मॉडल है ये बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेज दिया गया है, अनफ्रीज, चेंज और रिफ्रीज, इसके अंदर डिटेल्स नहीं दिया गया है। दूसरा कहा गया कि जब हम लोग चेंज स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि अनफ्रीज जब हम लोग चालू कर दिए, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कट लेविन नहीं देता है। तीसरा कहा गया कि ये जो है ये इंक्रीमेंटल चेंज के बारे में बात करता है, अगर हम लोग को रेडिकल चेंज करना पड़ा या ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करना पड़ा तब कट लेविन कुछ नहीं बोलता है, तब ये मॉडल कुछ नहीं बोलता है। तो ये था क्रिटिसिज्म कट लेविन का। फिर आया एक्शन रिसर्च मॉडल। इस मॉडल में कहा गया कि एक्शन को रिसर्च करो और फिर चेंज लेकर के आओ, अंधाधुंध चेंज मत लाओ, एक्शन को रिसर्च करो फिर तुम चेंज लेकर के आओ। तो कंपनी का जो हेड है वो सबसे पहले क्या किया, एक्शन को रिसर्च किया, एक्शन देखा अपने एम्प्लॉइज का, उसको ऐसा लगा कि यार एक्शन देखने से लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। वो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वो क्या किया, कंसल्ट किया ओडी प्रैक्टिशनर के साथ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का प्रैक्टिशनर के साथ, या फिर जिसको कह सकते हैं हम लोग बिहेवियर साइंटिस्ट के साथ। तो कंसल्ट करके क्या किया, उसको बोला कि देखो ये प्रॉब्लम हम लोग को लगता है, ओडी प्रैक्टिशनर तुम प्रॉब्लम को देखो और खोजो। तो ओडी प्रैक्टिशनर क्या किया, डेटा गैदर किया, एक्शन रिसर्च किया, डेटा को गैदर किया और प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस किया। और प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस करके उसको कुछ कुछ प्रॉब्लम दिखा। अब वो प्रॉब्लम को वो फीडबैक के रूप में क्लाइंट को वापस दिया, यानी कि हेड को वापस दिया, जो कंपनी का हेड है उसको वापस दिया। फिर कंपनी का हेड और ऑडी प्रैक्टिशनर और एम्प्लॉय ये तीनों मिलकर के जॉइंट डायग्नोसिस किया, प्रॉब्लम को जॉइंट डायग्नोसिस किया। फिर ये जॉइंट डायग्नोसिस करके वो तीनों मिलकर के जॉइंट एक्शन प्लानिंग किया, वो एक्शन का प्लानिंग करके फिर एक्शन लेकर के आया। तो अब एम्प्लॉय लोग जो एक्शन लेकर के आया वो एक्शन किया, कुछ दिनों तक किया, उसके बाद वापस से डेटा इकट्ठा किया कि क्या जो हम लोग एक्शन प्लान बनाए थे क्या वो काम किया, क्या रिजल्ट आया, क्या डिजायर्ड रिजल्ट मिला। अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला तो वापस से फीडबैक जाएगा क्लाइंट को और वापस से क्लाइंट क्या करेगा, ज्वाइंट डायग्नोसिस करवाएगा, फिर ज्वाइंट एक्शन प्लान होगा, फिर एक्शन होगा, एक्शन से हम लोगों को डिजायर्ड रिजल्ट मिला या नहीं मिला, फिर चेक करेंगे, वापस से फीडबैक जाएगा। मतलब देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर साइक्लिकल मॉडल फॉर्म हो रहा है। तो ये मॉडल दिया गया था कट लेविन के द्वारा इन लेट 1930s। इसका क्या क्या फायदा है, इस मॉडल का क्या क्या फायदा है। पहला फायदा कि यहाँ पर देखिए लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअस है, बार बार अपने आप का डेटा गैदर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और वापस सुधार रहे हैं। तो वापस से चेक कर रहे हैं अपना गलतियों को, वापस से सुधार रहे हैं। तो कंटिन्यूअस लर्निंग हो रहा है, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन हो रहा है। दूसरा कोलैबोरेशन हो रहा है और पार्टिसिपेशन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग ज्वाइंट डायग्नोसिस कर रहे हैं, मतलब कि मेंबर को भी हम लोग बुला रहे हैं, साथ में डायग्नोसिस कर रहे हैं, साथ में एक्शन प्लानिंग कर रहे हैं। तो मतलब वो लोग को भी हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो लोग को भी पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो वो लोग का अच्छा फीलिंग आएगा, और वो लोग का अच्छा फीलिंग आएगा तो वो लोग चेंज को रेजिस्ट नहीं करेगा। तीसरा एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो भी हम लोग डिसीजन ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, डेटा को देख करके ले रहे हैं, अंधाधुंध या फिर इंट्यूशन के बेस पे नहीं ले रहे हैं। ये भी एक फायदा है। चौथा फायदा, यहाँ पर देखिए जो चेंज हो रहा है, ये चेंज में हम लोग किसको इंक्लूड करके रखे हैं, मेंबर को भी इंक्लूड करके रखे हैं, क्योंकि मेंबर ही चेंज लेकर के आएगा, मेंबर ही चेंज को एग्जीक्यूट करेगा। तो उसको भी जब हम लोग साथ में रखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि चेंज जो है वो मेंबर्स ही कर रहा है, तो वो लोग उस पर भागता नहीं है, चेंज को रेजिस्ट नहीं करता है, चेंज को एक्सेप्ट करता है और उसको सस्टेनेबिलिटी प्रदान करता है। ये था एक्शन रिसर्च मॉडल। फिर हम लोग देखिए पॉजिटिव मॉडल। ये जो मॉडल है ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था। ये कहता है कि मेरे अंदर क्या अच्छा है, जो भी मेरे अंदर अच्छा है उसको हम लोग और सुधारेंगे और आगे जो भी सिचुएशन है, फ्यूचर में जो भी सिचुएशन है उसको हम लोग लड़ेंगे और बेटर परफॉर्म करेंगे। तो पॉजिटिव मॉडल में 5 स्टेप है। पहला स्टेप कहता है इनिशिएट द इंक्वायरी। तुम मेंबर से ही पूछो कि उन लोगों को क्या काम करना है, उन लोगों को क्या चीज अचीव करना है, क्या चेंज लेकर के आना है।
तो जब वो लोग बोल देगा कि हम लोगों को ये चेंज लेकर के आना है, तो उसके बाद तुम बेस्ट प्रैक्टिसेस को खोजो। मतलब उन लोगों से ही पूछो, मेंबर से ही पूछो कि पास्ट में तुम लोगों ने क्या चीज किया था कि जो बेस्ट था। तो वो लोग बताएगा कि कोई काम किया तो वो लोग बेस्ट था। तो फिर तुम पूछो कि थीम क्या था जब तुम लोग बेस्ट किए थे। तुम लोग पास्ट में जो भी बेस्ट किए थे तो थीम क्या था। तो वो लोग हो सकता है कि बताएगा कि पहले हम लोग फ्रीडम के साथ काम करते थे, जो हम लोग का सीनियर लीडर था ना, वो लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया था, हम लोग बिना डरे काम किए थे। तो हम लोग वहाँ थीम को इंक्वायर किए, थीम को डिस्कवर किए, यानी कि स्ट्रेंथ को खोजें। अब ये स्ट्रेंथ को खोज करके हम लोग चौथा स्टेप में एक विजन तैयार करते हैं कि हम लोग को फ्यूचर में इस स्ट्रेंथ को लेकर के क्या चीज अचीव करना है। और वो चीज अचीव करने के लिए फिर पांचवा स्टेप में हम लोग प्लान बनाते हैं, एक्शन बनाते हैं। ठीक। तो ये 5 स्टेप था जो कि हम लोगों ने पॉजिटिव मॉडल ऑफ चेंज में देखा। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कंपैरिजन तीनों मॉडल का, जिसमें हम लोग देखें कि जो लेविन का चेंज मॉडल है ये बहुत वेग है। इसमें सिर्फ 3 मॉडल दे दिया गया है, जनरल प्रोसेस है ये, अनफ्रीज, रिफ्रीज और चेंज। इसमें डिटेल नहीं दिया गया है। एक्शन रिसोर्स मॉडल के बारे में हम लोगों ने जाना कि एक क्लोज्ड लूप है और ये क्विक फिक्स नहीं है, यानी कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो तुरंत ठीक हो गया। एक्शन रिसर्च मॉडल में बार बार हम लोग डेटा को गैदर करते हैं, बार बार चेकिंग करते हैं और चेक करने के बाद अगर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो वापस से सॉल्व करते हैं। तो ये क्विक फिक्स नहीं है। फिर पॉजिटिव मॉडल देखें तो पॉजिटिव मॉडल जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। इसके बाद लास्ट में हम लोग क्वार्टर का 8 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज देखें। तो क्वार्टर के हिसाब से कहा जा रहा था कि हम लोग 8 स्टेप के माध्यम से चेंज को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिएट करो सेंस ऑफ अर्जेंसी, मेंबर के अंदर ये जगाओ कि हम लोग को चेंज करना कितना जरूरी है, चेंज करने से क्या फायदा होगा। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी पहले क्रिएट किए। फिर दूसरा स्टेप में हम लोग टीम बिल्ड किए, ऐसा टीम बनाए जो कि एक्सपीरियंस्ड था, ऐसा टीम बनाए जो कि क्वालिफाइड था और रेपुटेटेड था, ताकि हम लोग चेंज को बेटर तरीके से मैनेज कर पाए। फिर तीसरा स्टेज में हम लोग फॉर्म किए क्या, स्ट्रेटजी प्लान। उस स्ट्रेटजी प्लान को फिर हम लोग कम्युनिकेट किए चौथा स्टेप में। अब ये जो कम्युनिकेशन हम लोग किए तो कम्युनिकेट तो कर दिए, लेकिन बहुत सारा ऑब्स्टेकल आएगा हम लोगों का, बहुत सारा ऑब्स्टेकल आएगा हमारे रास्ते में। तो ऑब्स्टेकल को हम लोग हटाएंगे ताकि इंप्लॉय लोग जो है ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो प्लान है, उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। तो पांचवा तरीके में हम लोग इनेबल किए अपने इंप्लॉयज को, सारा ऑब्स्टेकल को हटा करके। फिर अगला स्टेप में हम लोग जनरेट किए शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए। हम लोग जानते हैं कि चेंज बहुत बड़ा है, तो बड़ा चेंज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हम लोग छोटा छोटा गोल्स बनाए और वो गोल्स को लेकर के हम लोग रिवॉर्ड देने लगे। उससे क्या हुआ कि अगला स्टेप आया, सस्टेनेंस आ गया। मतलब कि लोग जो है वो लोग मोटिवेट हो गया, इंस्पायर हो गया कि हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करते जाएंगे, तब हम लोग का चेंज अचीव हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग जो भी चेंज था उसको स्थापित कर दिए, उसको इंस्टीट्यूट कर दिए। अगर देखा जाए क्वार्टर मॉडल को और लेविन मॉडल को तो थोड़ा सा सिमिलरिटी दिखता है। क्वार्टर का पहला 4 मॉडल जो है वो बात करता है अनफ्रीजिंग के बारे में, पांचवा, छठा और सातवां जो बात करता है चेंज के बारे में, और 8वां स्टेप बात करता है रिफ्रीजिंग के बारे में। ठीक। तो ये हम लोग डिस्कस किए हैं आज के लेक्चर में, और इस लेक्चर के थ्रू हमारा ये जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ये खत्म हो गया। ठीक है। आशा करता हूं कि ये जो चैप्टर है ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें जरूर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। आप मुझे ये कमेंट करें कि किस तरह से आपका ये चैप्टर समझ में आया। ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो आप पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दिन रात आपके कमेंट को देखता रहता हूँ और खुश होता रहता हूँ अंदर ही अंदर। ठीक है। आप मेरे कंटेंट को शेयर भी कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, लेकिन ये मेरा मोटिवेशन 4 गुना कर देता है। और सब्सक्राइब करके तो आप रखिए ही, आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आप एक आरबीआई ग्रेड बी के एस्पायरेंट है। क्यों? क्योंकि मैं पीआईबी के वीडियोज लेकर के आने वाला हूँ, जीए मिसलेनियस के वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जल्दी ही। ठीक है। साथ में मैनेजमेंट ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए भी आप सब्सक्राइब करके रखिए ही। साथ में स्ट्रैटेजी वीडियो आप जरूर जाकर के देख के आइए, क्योंकि अभी स्ट्रैटेजी देखने का टाइम आ गया है। ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के मैं आता हूँ, ये स्ट्रैटेजी वीडियो हवा में नहीं होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने डीपली एनालाइज किया है, तब जाकर के मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिलेगा स्ट्रैटेजी नाम से, उस स्ट्रैटेजी वाले प्लेलिस्ट में हर वीडियोस को आप जरूर देखते रहिए। कोशिश करिए कि बार बार देखिए, क्योंकि ये वो बहुत जरूरी है। आपको स्ट्रैटेजी ही है जो कि आपको एग्जाम में पास करवाएगा। ठीक है। जो भी नोट्स है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, कुमार आर्यन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा नोट्स। ठीक है। और हो सकता है कि ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसके बाद मैं भूल जाऊँ टेलीग्राम में नोट्स अपलोड करने के लिए, तो आप कमेंट करना कि टेलीग्राम पे नोट्स अपलोडेड नहीं है तो अपलोड कर दीजिए। ठीक है। तब मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है या फिर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं
तो इस इंस्टाग्राम आईडी में आप मुझे जाकर के मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको अवेलेबल मिलूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप कमेंट करो, वहां पर भी मैं रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूंगा। जब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नहीं मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, टाटा।